नाज़रीन, स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन में डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से 2 वीडियोज़ आपने देखी हैं जिसमें ये बताया गया था कि बुनियादी तौर पे डिस्क्रिमिनेशन या किसी के साथ जो है इम्तियाज़ी सलूक वो क्या होता है और कौन कौन सी ऐसी सूरतें जिनको हम इम्तियाज़ी सलूक में, डिस्क्रिमिनेशन में या तासुब में कह लें हम शामिल कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो कि डिस्क्रिमिनेशन में नहीं हैं। अब इस तीसरी वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि अगर स्वीडन में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उसको इम्तियाज़ी सलूक का सामना करना पड़ा है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए और कौन सा ऐसा इदारा है जिससे वो कानूनी हेल्प ले सकता है। तो डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से जो अगर किसी शख्स को भी जो है वो इम्तियाज़ी सलूक का सामना या तो उसको अपने काम पे करना पड़ सकता है, अपने वहाँ पे जो उसके साथ कोलीग हैं या वहाँ पे जो दीगर लोग हैं या उसका जो बॉस है उसकी तरफ से हो सकता है, या फिर वो अगर बच्चा कोई स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, या अगर आप किसी जगह पे तालीम हासिल कर रहे हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना हो सकता है, या फिर जो है वो आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कारोबार में हैं, आप जो है वो वहाँ पे या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए हो सकता है, या आपका कोई ऐसा पेशा है, उस पेशा वाराना काम करने के मौके पे आपको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना हो सकता है, या अगर किसी आप ख़ास ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उसके आप रुकन हैं और वहाँ पे आपको इस चीज़ का निशाना बनाया जाता है, या जहाँ पे आप रहते हैं आपके घरों के इलाके में वहाँ पे किसी किस्म का आपके साथ जो है वो इम्तियाज़ी सलूक जो है वो हो रहा है, या फिर यह है कि यहाँ पे आप इलाज के लिए गए हैं, अस्पताल गए हैं या डॉक्टर के पास गए हैं, तो सेहत के शोबे में कहीं आपको जो है वो इम्तियाज़ी सलूक का सामना करना पड़ा हो, या यहाँ का जो फॉरशेखरिंग कासा है, नेशनल इंश्योरेंस है, उनके पास आप जाते हैं, वहाँ पे आप बहुत से मामलात में माली इमदाद लेते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि आपको जो है वो कहा गया हो, कोई ऐसी बात कही गई हो, या जो यहाँ पे दफ्तर रोज़गार है वहाँ पे भी लोगों को ऐसा हो सकता है, या यहाँ पे जैसे लाजमी फ़ौजी तरबियत है, इसमें नौजवान जाते हैं, या सिविल डिफेंस का, ये मुख्तलिफ़ ऐसी हो सकती हैं सूरत हाल जहाँ पे आपको इनफरादी तौर पर जो है वो इम्तियाज़ी सलूक का सामना करना पड़ा हो, आपको कुछ किसी ने बहुत बुरे अलकाब से पुकारा हो, आपकी तज़हीक की हो, आपको निशाना बनाया हो, जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था। अब इस हवाले से अगर यहाँ पे अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ओम्बुड्समैन DO जिसको स्वीडन में कहते हैं वो मुहतसब है, उसके पास आप जा सकते हैं। वो वहाँ पे कोई फ़ी नहीं है, वो आपकी जो है वो दरख्वास्त लेगा और उस पर वो पूरी गौर करेगा। इस हवाले से उन्होंने अपनी जो वेबसाइट है उसमें 3 किस्म की एप्लीकेशंस जो है वो दी गई हैं। अमूमी तौर पे या तो किसी को अपने काम पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है और आप वो फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको किसी भी ज़ुबान में, बल्कि आप उर्दू में भी फिल कर सकते हैं, ये उनका काम है उसकी ट्रांसलेशन करवाना। और उसके अलावा काम के अलावा से तालीमी इदारों में हो सकता है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, बच्चों को निशाना बनाया जा सकता है उनके साथियों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, और फिर या बाकी किसी और जगह पे सोशल सेक्टर्स में। तो ये तमाम इसकी तहकीकात होती है। अमूमी तौर पे ये होता है कि अगर आपको काम पे या स्कूल में बच्चों को किसी जगह पे भी अगर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है तो काम पे आप फौरी तौर पे सबसे पहले आपको जो है वो अपने चीफ को बता सकते हैं, या जो ट्रेड यूनियन का वहाँ पे मेंबर है उसको आपने बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने उन तक अपनी इत्तला देनी है कि मुझे ये किया जा रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है, ताकि अगर इसके बाद आप डिस्क्रिमिनेशन ओम्बुड्समैन के पास जाएं तो आपके पास ये हवाला हो कि मैंने वहाँ यूनियन वाले को भी बताया था, मैंने अपने चीफ को भी बताया था, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन अगर वो सुनवाई करें, मीटिंग करें, तो फिर वो आपका वो आ जाएगा एक मज़ीद हवाला। दूसरा, स्कूल में अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है वो अपने वालिदैन को बताता है, वालिदैन टीचर को बताते हैं, या स्कूल का जो इंचार्ज है, रेक्टर है, उसको बताते हैं। तो वहाँ पे भी अगर उसको फॉलोअप नहीं किया जाता तो ये फिर आप आगे मज़ीद रेफरेंस के लिए ले जाएंगे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन ओम्बुड्समैन है ये उस हर दरख्वास्त की पूरी तहकीकात करता है, छानबीन करता है, और लेकिन उसमें वक्त लगता है क्योंकि
उन्होंने कहा है जी 2020 में हमारे पास 3,500 से ज़्यादा दरख्वास्तें आई थी, तो यानी तकरीबन समझें कि 4,000 के करीब उनको सालाना एप्लीकेशंस मिलती हैं। तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, हर एक को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से देखना होता है। और उसके अलावा वो फिर आपसे तमाम किस्म की मज़ीद दस्तावेज़ात मांग सकते हैं, गवाह अगर हों वो मांग सकते हैं, फिर उस पर जाके वो पूरा फ़ैसला करेंगे। अगर वो समझेंगे कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो वो फ़ैसला कर सकते हैं कि इसका अज़ाला किया जाए। वो अज़ाला आपको किसी रकम की सूरत में भी हो सकता है, वो अज़ाला किसी और सूरत में भी हो सकता है, या जिस तरह से आप मुतमईन हों। तो एक तरीका तो यह है कि आप डिस्क्रिमिनेशन ओम्बुड्समैन के पास जाएँ, और ज़्यादा यही जो है वो लोग करते हैं। दूसरा, यहाँ आप अदालत में भी जा सकते हैं। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा नारवा हुआ है स्कूल में, कॉलेज में, और उसके वालिदैन समझते हैं कि इसकी स्कूल की इंतज़ामिया ने हमारी दरख्वास्त पे कोई गौर नहीं किया, हमें कोई इसका हल नहीं किया, तो फिर आप जा सकते हैं। अगर वो हल कर दें तो फिर ज़ाहिर है आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। या इसी तरह काम पे भी अदालत में जाने के लिए आपको एक वकील करना पड़ेगा, और फिर आप वहाँ पे अपनी पूरी वो शवाहद सारी चीज़ें देंगे। फिर वो आपका वकील अदालत में मुकदमा दायर कर देगा। फिर कुछ अरसे के बाद आपको अदालत की जानिब से समन आएगा, आपको बुलाया जाएगा, और अमूमी तौर पे वो एक दिन वो पूरा लगाते हैं। उसमें आपको अपने गवाह भी पेश करने हैं, जिस पे आपने केस किया उन्होंने भी अपने गवाह पेश करने हैं। आपने अपनी जो स्टेटमेंट दी है उसको आपने प्रूव करना है, आपके वकील ने आपके साथ होना है। अगर वहाँ पे वो मामला आप विन कर जाएँ तो आपको फिर जो जिसको स्कादिस्तन स्वीडिश ज़ुबान में कहते हैं अज़ाला उर्फ़ी, आपको जो है वो रकम अच्छी खासी मिल सकती है। लेकिन वह ध्यान रहे कि अगर आप वहाँ पे अपना केस साबित नहीं करते तो आपको उल्टे पैसे देने पड़ेंगे जो मुखालफ है उस तंजीम या फ़र्द उसके लिए, और जो उसका वकील है बल्कि उसका ख़र्चा भी। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। अगर आप अपना वकील करेंगे तो आपकी जो घर की इंश्योरेंस है वो अमूमी तौर पे आपके वकील की फ़ीस जो है वो घर की इंश्योरेंस से अदा हो जाती है। लेकिन अगर आपको नुकसान, आप केस हार जाएं, तो उस सूरत में फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे मुखालफ फ्री के भी, या मुखालफ जो है वो इदारा उसके भी। वहाँ पे अदालत में एक ये भी मौका आता है कि जब आप बात करते हैं कि फ्री के मुखालफ भी वहाँ पे होता है, तो फिर आपको वहाँ पे निगोशिएशन का वक्त देते हैं। वो कहते हैं जी कि आप दोनों फ्रीक बैठ के तय कर लें, अगर आप किसी नतीजे पे पहुँच जाते हैं तो फिर शायद हम इस केस को यहीं पे निपटाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने केस किया हुआ है, आप कहते हैं जी मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, ये हुआ, अब मुझे अज़ाला उर्फ़ी में 1 लाख क्राउन जो है वो दिया जाए। और जो आपका मुखालफ है फ्रीक, वो आपको पेशकश करता है कि चलें आप ऐसे करें, आप 30,000 क्राउन ले लें और केस को वापस ले लें, ताकि हम केस को ख़त्म कर देते हैं। और अगर आप समझें कि ठीक है हमारे भी शायद कुछ वीक पॉइंट्स हैं, शायद मैं प्रूव ना कर सकूं, तो बेहतर यह है कि आप इससे नेगोशिएट कर लें। ठीक है जी, हमें दे दें 30,000 क्राउन, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। फिर अदालत आपको बुलाती है और पूछती है कि अगर आप इस नतीजे पे पहुँच गए हैं तो ठीक है, हम केस को ख़त्म करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल अगर आप अदालत में नहीं जाना चाहते, डिस्क्रिमिनेशन ओम्बुड्समैन के पास जाएंगे तो उसका आपको कोई नुकसान नहीं है। वहाँ पर आप केस करेंगे, अगर आप जीत गए तो जीत गए, अगर नहीं जीत गए तो वो कहेंगे जी आपकी एप्लीकेशन जो है इसमें हमें कोई ख़ास जो है वो ऐसी शवाहद नहीं मिले कि आप के केस को हम आप लेके आगे चलें। तो ये स्वीडन का जो डिस्क्रिमिनेशन का इदारा था, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे हर शख्स को इज़्ज़त, एहतराम और उसको हकूक़ बराबर के हासिल हैं। वाकई जो कहते थे ना कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो वो स्वीडन में ऐसा है कि यहाँ पे इज़्ज़त जो है, एहतराम जो है, जो इंसानी डिग्निटी है वो सब के लिए बराबर है, एक जैसी है। इस हवाले से अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।